हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शारदा क्लासेस। हमने एक अपनी बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम आज इकोलॉजी को ही फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन, इकोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के ही आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अभी तक जो इकोलॉजी के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो सबसे पहला लेवल होता है इकोलॉजी का वो होता है ऑर्गेनिज्म, जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हमें पता है कि ये सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, या फिर ये साइज इनका स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, किस तरह के होते हैं हमें ऑलरेडी पता है इसके बारे में। तो आज हम इसके नेक्स्ट लेवल की बात करें जो हमने पढ़ा था पॉपुलेशन। हमने इकोलॉजी में सबसे पहला लेवल था ऑर्गेनिज्म, आज हम उसके दूसरे लेवल की बात करने वाले हैं जो कि है पॉपुलेशन। अगर हम सिंपली पॉपुलेशन की टर्म को डिफाइन करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जब सिमिलर स्पीशीज इंटरैक्ट करती हैं इन अ पर्टिकुलर और इन अ डिफाइंड एरिया तो हम उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। ये चीज इसकी मेन थी जब हमने लास्ट टाइम में डिस्कस की थी कि जब हम एक डिफाइंड एरिया की बात करें तब हम उसे पॉपुलेशन कहेंगे, अदरवाइज वो पॉपुलेशन नहीं होगी। चलिए आज फिर इसको ही फर्दर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स की बात करेंगे पॉपुलेशन रिलेटेड, जिसमें हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज सर्वाइव कर रही है। सपोज ये स्पीशीज सर्वाइव कर रही है, ए नाम की स्पीशीज इस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव कर रही है। हमने कहा कि ये क्या है, ये है एरिया 1, और हो सकता है ये एरिया 1 क्या हो, ये एक प्लेन एरिया हो। ठीक है, अगर हम इसी का ही एक और लेके हमारे पास एक और जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें सेम ही तरह की स्पीशीज सर्वाइव कर रही है, मतलब ए टाइप के ऑर्गेनिज्म ही यहाँ पर भी सर्वाइव कर रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस लिया हमने कहा कि यहाँ पे जो एरिया है इस एरिया ये एरिया इस एरिया से डिफरेंट है। सपोज ये अगर हमने प्लेन एरिया कंसीडर किया था तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हिल्स है, हिली एरिया है। क्लियर? अब देखो डिफरेंस क्या है, हमने कहा कि दोनों जगह सेम ही स्पीशीज है बट एरिया अलग अलग है। अब सेम तरह की स्पीशीज है, आपस में इंटरैक्ट भी करेगी बट एरिया और उसकी लोकेशन अलग अलग है। जब इस तरह की पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट करती है तो हम उसे सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन मतलब जहां पर स्पीशीज तो सेम हो, स्पीशीज क्या है, स्पीशीज सेम है बट एरिया डिफरेंट है, तो वो क्या होंगी, दे आर सिस्टर स्पीशीज। अब हमने ये तो कह दिया कि ये सिस्टर स्पीशीज है, ठीक है, बट अब ये भी तो पॉसिबल है कि यहाँ की कुछ स्पीशीज कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में किसी दूसरे एरिया में जा रही है। सपोज यहाँ से कुछ स्पीशीज हिल्स एरिया में जा रही है और यहाँ से कुछ स्पीशीज यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्थ रीजन में रह रहे हैं बट अब इसी तरह से साउथ रीजन में भी कुछ लोग रह रहे हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग क्या हुए, वी आर सिस्टर पॉपुलेशन। अब हमारे यहाँ से अगर कुछ लोग चाहे वो घूमने के पर्पज से या किसी काम से यहाँ से साउथ एरिया में जाते हैं या फिर साउथ एरिया से हमारे एरिया में आते हैं, तो ये वही सेम प्रोसेस हो गया जैसे इस एरिया से यहाँ पे स्पीशीज आ रही थी और यहाँ हिली एरिया से प्लेन एरिया में आ रही थी। इस तरह की पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज मेटा पॉपुलेशन। इस तरह की स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, ये होगी मेटा पॉपुलेशन। क्लियर? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पर एक टर्म की बात करते हैं कि जब भी मेटा पॉपुलेशन होगी हम कह सकते हैं कि जितनी भी मेटा पॉपुलेशन है वो सारी की सारी सिस्टर पॉपुलेशन भी होगी, क्योंकि स्पीशीज सेम की बात कर रहे हैं हम, स्पीशीज अलग अलग नहीं कर रहे हैं। अब यहीं पे इसके रिवर्स, इसके वाइज एंड वर्सा की बात करें तो
तो वाइस एंड वर्सा इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि सिस्टर पॉपुलेशन के एरियाज अलग अलग है। हो सकता है दोनों एरियाज के बीच में यहाँ पे कुछ जियोग्राफिकल, हो सकता है यहाँ पे बीच में कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ की स्पीशीज यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ की स्पीशीज यहाँ नहीं आ सकती। तो इट मीन्स वहाँ पर मेटा पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए हमने दो चीजों की बात की। अभी मैंने दो टर्म्स बताई बेसिकली, फर्स्ट इज सिस्टर पॉपुलेशन एंड सेकंड वन इज मेटा पॉपुलेशन। अगर आप लोग इस चीज को नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे वाले टर्म्स डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें पॉपुलेशन में अभी मैंने सिर्फ बेसिकली आपको दो टर्म्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी है कि सिस्टर पॉपुलेशन क्या है और मेटा पॉपुलेशन क्या है। अगर हम यही सिस्टर और मेटा पॉपुलेशन को छोड़कर हमें जो आज डिस्कस करना है, तीन मेन टर्म्स हैं जो पॉपुलेशन से अराइज होती हैं, जहां पे हम पॉपुलेशन के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। तो वो तीन टर्म्स कौन सी हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास, जो सबसे पहली है वो है एंडेमिक स्पीशीज। सबसे पहली टर्म क्या है? एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, फाउंड इन अ डिफाइंड और अ पर्टिकुलर एरिया। कहाँ प्रेजेंट होगी? सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं और कहीं भी अवेलेबल नहीं है पूरे वर्ल्ड में, उसे हम एंडेमिक कहेंगे। ना कि ये कि कुछ मेन वो वहां पे प्रेजेंट है और एक दो कहीं और भी है, हम उसे एंडेमिक नहीं बोलेंगे। एंडेमिक स्पीशीज वो है जो एक डिफाइंड एरिया में प्रेजेंट है और बाकी पूरे वर्ल्ड में किसी और जगह पे अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम इसकी देखें तो वो डिफाइंड एरिया में प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर कैसा होगा? इसका नंबर क्या होगा? लो होगा, इसकी क्वांटिटी कम प्रेजेंट होगी। अगर हम बाकी के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसकी क्वांटिटी कैसी होगी? इसका नंबर कम होगा। क्लियर? अगर इसका नंबर कम है और एक डिफाइंड एरिया में ये प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो चांसेस हैं एक्सटिंक्शन के वो भी ज्यादा हैं। एक्सटिंक्शन के चांसेस ज्यादा है, हाई है। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पीशीज कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन भी ज्यादा है, हाई है। अब यहाँ पे अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइव हुआ। हमने कहा कि ये डिफाइंड एरिया में है, इसका नंबर लो है और इसके चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन भी ज्यादा है। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइव हुआ कि ये स्पीशीज बनती कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन कैसे का हमने क्यों पढ़ा? क्यों? क्योंकि अगर कोई भी स्पीशीज है तो थ्रू आउट सेम एटमॉस्फेयर कहीं और तो होगा, तो वहां पे सर्वाइवल होना चाहिए। तो ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में क्यों है? तो क्यों उनकी फॉर्मेशन किसकी वजह से हुई? ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। किसकी वजह से? कॉन्टिनेंटल सेपरेशन की वजह से, कि जिस जगह पर वो सरवाइव कर रहे थे पहले वहां पे कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से वो दो एरियाज टोटली डिफरेंट हो गए और कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गया। इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? वो स्पीशीज एंडेमिक हो गई, टोटली अलग हो गई और एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही सर्वाइव होकर रह गई। अगर हम इसका एग्जाम्पल पढ़े तो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। हमने कहा कि ये हमारे पास एक पर्टिकुलर अर्थ है, हमने अर्थ की बात की सपोज, तो ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। और अर्थ में आपको पता है 70% जो है वो वाटर अवेलेबल है। तो हमने कह दिया कि ये हमने एरिया सेपरेशन कर दिया कि ये जो एरिया है वो ओशियन है। क्या है ये एरिया? ओशियन है, सारा पानी ही पानी है। और अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्पीशीज सर्वाइव कर रही है, सपोज ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। इस तरह से नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पे बाकी जो टेरेस्ट्रियल एरिया है वहां पर सर्वाइव कर रही है। बट अब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि ये जो पानी था, जो ओशन का वाटर था, वो किसी रीजन से इस एरिया में आना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही वो वाटर इस एरिया में आया तो उसकी वजह से ये जो एरिया था बाकी पूरे एरिया से अलग हो गया और यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज रह गई। कौन सी? जी स्पीशीज रह गई। और अब ये जी स्पीशीज क्या बन गई? नाउ इट इज एंडेमिक। क्या बन गई है ये? एंडेमिक स्पीशीज बन गई। क्यों? अब ये बाकी सबसे अलग हो चुकी है और ये इसी पर्टिकुलर लोकेशन में अवेलेबल
अवेलेबल हैं और कहीं पे भी पूरे अर्थ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या था, ये एक एग्जाम्पल था कि एंडेमिक स्पीशीज कहाँ पे अवेलेबल होती है। तो अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जैसे कंगारू, क्या है एग्जाम्पल, कंगारू। अगर हम कंगारूस के बारे में देखें तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं, कहीं और आपको नहीं मिलते, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया की एंडेमिक स्पीशीज है। अगर हम यहीं पे ही दूसरे कुछ एग्जाम्पल देखें जैसे कीवी, जो कि एक बर्ड है, अगर हम इसका देखें तो ये सिर्फ न्यूजीलैंड में ही मिलता है। कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड में ही मिलता है, कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक टर्म के बारे में पढ़ा, क्या थी वो टर्म, हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। एंडेमिक स्पीशीज थी जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही अवेलेबल होती है, जिसका नंबर लो होगा। फाइनली अगर उसका नंबर लो है तो उसके चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, उसके खत्म होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और क्वेश्चन हमारे पास राइट हुआ था कि इसकी फॉर्मेशन कैसे है, तो हमने कहा कॉन्टिनेंटल सेपरेशन की वजह से हुई थी। कॉन्टिनेंट कैसे सेपरेट हो गया, तो हमने एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पर सारा ओशियन था, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ थी, बट किसी रीजन से ओशियन का वाटर इधर आया तो एक एरिया अलग हो गया उससे, और वो जो एरिया अलग हुआ वहां पे जो स्पीशीज थी वो एंडेमिक स्पीशीज बोली जाने लगी है। क्लियर। अब यहाँ पर एक और आती है टर्म, हम यूजुअली जो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी, दैट इज एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, हम क्या कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है, कि कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। सो दिस इज एंडेमिक स्पीशीज, दिस इज ऑल अबाउट एंडेमिक स्पीशीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए जल्दी से पॉज करके। उसके बाद हम इसकी सेकंड टर्म पे आएंगे, दैट इज कीस्टोन स्पीशीज। जो हम सेकंड पढ़ने वाले हैं वो है कीस्टोन स्पीशीज। चलिए यहाँ पे अब हम इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है हमारी एंडेमिक स्पीशीज। अब इसके बाद हम सेकंड टर्म पर आते हैं। सेकंड टर्म आएगी हमारे पास कीस्टोन स्पीशीज, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कीस्टोन स्पीशीज। अगर हम इसके टर्म के ऊपर जाएं, क्योंकि आपको पता है अगर हम बायोलॉजी में टर्म से मीनिंग निकालें तो बहुत जल्दी से समझ में भी आ जाता है, और उससे मोस्ट ऑफ द टर्म्स की मीनिंग भी हमें मिल जाती है। तो अगर हम इसकी सेकंड टर्म के बारे में डिस्कस करें, जो कि है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज क्या कहते हैं, अगर इसके नाम के अकॉर्डिंग की बात करें तो कीस्टोन स्पीशीज, देखो की का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास दरवाजा है उसको लॉक किया हुआ और की ना हो तो मतलब वहां पे की क्या है, की एक मेन रोल प्ले करने वाली है। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कुछ ऐसी स्पीशीज है ये जिसका हमारे पर्टिकुलर इकोलॉजी में मेन रोल होगा। क्या होगा, इसका हमारी इकोलॉजी में मेन रोल होगा, जो एक इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके अगर कुछ बेसिक से पॉइंट्स देखें तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या कहता है, कहता है कि इसका जो नंबर होता है इकोसिस्टम में वो उसकी क्वांटिटी लो होती है। इसका नंबर क्या है, लो होगा हमारे इकोसिस्टम में। सेकंड, अगर इसका नंबर लो है हमारे इकोसिस्टम में तो अगर हम इसके बायोमास की बात करें तो इसका बायोमास भी कैसा होगा, इसका बायोमास भी कम होगा। बायोमास का मतलब क्या है, अगर हम बायोमास की बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करें तो बायोमास का मतलब है वेट, उसका वेट करना। अगर हम वेट करें तो किस तरीके से वेट करेंगे, वेट दो तरीके से किया जाता है, या तो वो फ्रेश वेट होगा या फिर वो ड्राई वेट होगा। फ्रेश वेट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग टिश्यू को जैसे वे ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी फॉर्म में अगर हम उसका वेट करते हैं तो वो उसका फ्रेश वेट कंसीडर किया जाएगा। बट अगर हम उसे ड्राई करके उसका वेट लेंगे तो वो उसका ड्राई वेट आएगा। तो नेचुरल सी बात है, जब हमने फ्रेश वेट में से पानी निकाल दिया तो वो ड्राई हो जाएगा और फाइनली उसका ड्राई वेट आएगा। तो हम कह सकते हैं ड्राई वेट क्या होगा, इट इज द फ्रेश वेट माइनस वाटर। जब इसमें से वाटर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा ड्राई वेट। अब हम इसको फर्दर वेट करें, अगर एक क्वेश्चन एनालाइज देखते हैं कि हो सकता है आप लोगों के माइंड में भी आया हो कि अगर हम ड्राई वेट लेते हैं तो ड्राई वेट लेंगे कैसे। सपोज मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है,
मैंने उसका वेट कंसीडर करना है। मैंने पहले उसका फ्रेश वेट लिया, फ्रेश वेट मतलब मेरे पास जो भी वो ऑर्गेनिज्म था डायरेक्टली मैंने उसको वेइंग मशीन पे रखा और मैंने उसका वेट ले लिया, राइट। बट अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे उसका ड्राई वेट लेना है, तो हम ड्राई वेट लेंगे कैसे? तो ड्राई वेट लेने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने लिया उसको ड्राई करेंगे और फिर उसका वेट लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो दैट ऑर्गेनिज्म में डाई, वो मर जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसका ड्राई वेट करने के लिए हमें एक मशीन का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। वी कांट से इट इज अ मशीन, इट इज अ मेथड। एक मेथड है जिसके थ्रू हम ड्राई वेट को कंसीडर करते हैं। क्लियर? जैसे अगर मैंने सिंपली कहा कि मैंने कोई भी एक लिविंग टिश्यू लिया है, मैंने जब भी एक लिविंग टिश्यू लिया, सपोज लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में था, सपोज मैंने यहाँ पर डॉग ले लिया है, मैंने इसका वेट किया तो इसका वेट आया 50 kg। क्लियर? जब मैंने इसका वेट किया तो इसका वेट क्या आया 50 kg, बट इट इज द फ्रेश वेट। ये क्या होगा, ये फ्रेश वेट होगा इसका। बट मुझे क्या करना था, मुझे इसका ड्राई वेट निकालना है, तो मैंने क्या किया, अब मैंने इसी डॉग का कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू ले लिया, मैंने इसका एक छोटा सा टिश्यू का पार्ट लिया और उस टिश्यू को मैंने वेट किया तो उसका वेट आया सपोज 100 ग्राम। क्या आया 100 ग्राम। तो मुझे यहां से क्या पता चला कि अगर 100 ग्राम उसका ये उस टिश्यू का फ्रेश वेट आ गया। अब मैंने इस टिश्यू को ड्राई किया और ड्राई करने के बाद इसका मैंने फिर से वेट किया, तो ड्राई करने के बाद जो वेट आया, सपोज इसका वेट आया 20 ग्राम। क्लियर? तो मैंने कहा कि अगर 100 ग्राम टिश्यू में 20 ग्राम उसका ड्राई वेट है तो 50 केजी में, मतलब 50 केजी या फिर मैं कहूँ 50 × 10³ ग्राम में कितना वेट होगा, तो हो जाएगा 20/1000 × 5000, 50,000। तो हमने इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये बन गया 5×10 दिस 10,000 ग्राम, और यू कैन से 10 kg। तो हमें पता चला कि फाइनली वैसे फ्रेश वेट देखते तो कितना था, इट इज 50 kg, बट जब मैंने ड्राई वेट निकाला तो मेरे पास आया 10 kg। और आपने अगर इस चीज में एक नोटिस किया हो तो इस पूरे प्रोसीजर में हमने कहीं पे भी उस ऑर्गेनिज्म, हमने इस डॉग को मारा नहीं है, इसको ड्राई नहीं किया, इसमें इस डॉग को कुछ भी नहीं हुआ, हमने उसका एक छोटा सा टिश्यू लिया था। क्लियर? सो दिस इज अ मेथड जिसके वजह से हम यहाँ पर ड्राई वेट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गया ड्राई वेट के बारे में। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर और ले तो ये तो इसके 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट क्या थे, जिसमें इसका नंबर भी कम था और इसका बायोमास भी कम था। अगर इसकी तीसरी चीज की बात करें, कहते कि चाहे इसका नंबर कम हो, चाहे इसका बायोमास कम हो, बट इसकी जो तीसरी चीज है इसका इन्फ्लुएंस, किसके ऊपर इन्फ्लुएंस, ऑन इकोसिस्टम, या फिर इकोसिस्टम की स्पीशीज पर जो इसका इन्फ्लुएंस है वो हमेशा ज्यादा होगा। क्या होगा, वो हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी कीस्टोन स्पीशीज है ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। इकोसिस्टम को क्या करेंगी, मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। कैसे मेंटेन करेंगी, 2 चीजों से, एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगी, एक स्ट्रक्चर का बैलेंस बनाएंगी, एक इसका ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करेंगी। क्लियर? तो यहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि हमारी जो कीस्टोन स्पीशीज हैं उनका नंबर चाहे कितना भी हो, उनका बायोमास चाहे कितना भी कम हो, बट उसका इन्फ्लुएंस, इसका जो इफेक्ट है इकोसिस्टम पे वो हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही है, उसके बैलेंस को मेंटेन कर रही है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए अब इसके एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि हम इसके एग्जांपल को अच्छे से डिस्कस कर सकें। चलिए अगर इसके बारे में देखें तो आई थिंक आपको पता होगा कि कुछ ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने किसका, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। किसके एग्जाम्पल लिया हमने, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जहां पर फाइनली स्प्रिंग सीजन्स में जो लीफ
है वो फॉल डाउन कर जाती है। अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास टोटल जो सीजन्स होते हैं 4 सीजन्स अवेलेबल है। फर्स्ट इज समर, समर के बाद आता है ऑटम, देन विंटर एंड देन स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग के बाद फिर से हमारे पास आता है समर सीजन। अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो जो ये स्प्रिंग सीजन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, जो स्प्रिंग सीजन में अपनी लीव्स को फॉल डाउन करते हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और जो ऑटम सीजन में करेंगे वो होंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। चलिए, अब ये क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ये स्प्रिंग सीजन में और ये टेम्परेट रीजन में क्यों अपने जो लीव्स है वो फॉल कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्प्रिंग सीजन के बाद क्या आने वाला है, समर सीजन आने वाला है, और समर सीजन में जो हीट होती है, जो टेम्परेचर होगा वो एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम पर अगर ट्रांसपिरेशन होगी तो इनका वाटर लॉस हो जाएगा और इनका सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपने लीव्स को फॉल डाउन कर लेते हैं समर आने से पहले ही, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। लीव्स कम होंगी तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगी, अगर ट्रांसपिरेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली इनका सर्वाइवल समर में इजी हो जाएगा। इन द सेम वे जब वो टेम्परेट में होते हैं, इधर ऑटम सीजन में होते हैं, तो वो विंटर से बचने के लिए अपनी लीव्स को फॉल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लीव्स को फॉल करेंगे तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और हीट जो लॉस है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए वो टेम्परेट रीजन में विंटर से इसमें ऑटम सीजन में विंटर से बचने के लिए और स्प्रिंग सीजन में समर से बचने के लिए क्या करते हैं, लीव्स को फॉल करवा देंगे। चलिए, अब हमें ये पता चल गया कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में लीव्स को फॉल कर देंगे, इनकी स्प्रिंग सीजन में लीव्स फॉल हो जाएंगे। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो जैसे ही ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जो समर के केस की अगर हम बात करें तो समर्स में क्या होंगे, मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी लीव्स फॉल हो जाएंगी, जिसकी लीव्स फॉल हो चुकी होंगी स्प्रिंग सीजन में ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर इस टाइम पर एक ऐसा प्लांट है जिसकी हम बात करें, जैसे फिग ट्री। फिग ट्री जो वहां पर अवेलेबल होते हैं, जिसको हम अंजीर बोलते हैं, वो इस पर्टिकुलर समर सीजन में ग्रीन भी रहेगा और उसके साथ साथ फ्रूट्स भी जनरेट करेगा। मतलब ये ओवरऑल वैसे तो एक स्ट्रेस कंडीशन थी कि किसी के लिए कि समर है, टेम्परेचर हाई है, किसी के पास लीव्स नहीं है, फोटोसिंथेसिस कम होगी, बट ये फिग ट्रीज क्या करते हैं, इसी पर्टिकुलर सीजन में फ्रूट्स भी जनरेट कर रहे हैं और ग्रीन खुद ग्रीन भी रह रहे हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इन दो चीजों से एक तो प्लांट्स का सर्वाइवल पॉसिबल हुआ कि जो प्लांट्स है सर्वाइव कर पाए किस टाइम पर, हम कह सकते हैं स्ट्रेस कंडीशंस में भी वो सर्वाइव कर सके। और दूसरे साथ साथ अगर प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं तो हर्बीवोर्स को भी खाना मिल रहा है और हर्बीवोर्स के साथ कार्निवोर्स भी सर्वाइव कर रहे हैं। और अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो ओवरऑल हमारे बायोटिक फैक्टर्स भी सर्वाइव कर रहे हैं, और अगर बायोटिक फैक्टर सर्वाइव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं हमारा इकोसिस्टम भी सर्वाइव करेगा। क्लियर? तो इकोसिस्टम सर्वाइव किया मतलब बायोटिक फैक्टर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि इसने ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन कर दिया। और अगर स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ तो उसके साथ साथ बायोटिक फैक्टर है तो नॉन लिविंग फैक्टर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर स्ट्रक्चर है तो वो हमारे इकोसिस्टम को भी बैलेंस कर देगा। इट मींस कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है, ये जो फिग ट्री थे यहाँ पर ये फिग ट्री कीस्टोन स्पीशीज का काम कर रहे थे। किसका काम कर रहे थे? कीस्टोन स्पीशीज का काम कर रहे थे। इट मींस कि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये कीस्टोन स्पीशीज इस पर्टिकुलर सिस्टम से अगर हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, ये जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों सरवाइव नहीं करेगा? क्योंकि ये फिग ट्रीज, ये कीस्टोन स्पीशीज ऐसी थी जो इनको स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइवल के लिए प्रमोट कर रही थी। क्लियर? आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे हमारे इकोसिस्टम पे
सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और कैसे उसके इकोसिस्टम को मेंटेन और उसका बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो इसे प्लीज नोट कर लीजिए एंड देन वी विल मूव फर्दर टू द थर्ड टर्म। और जो हमारी थर्ड टर्म होने वाली है दैट विल बी क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। थर्ड टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज जो हमारी थर्ड टर्म है यहाँ पर, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो एज वेल एज चैनल एंड डू कमेंट। अगर आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलर ऐसा है जो आपको समझना है, जो नहीं समझ में आ रहा है, जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिस पे आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाई जाएं और आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन किया जाए, तो प्लीज़ उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं हम अपनी थर्ड स्पीशीज पर, दैट इज क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, जो कि लास्ट टर्म है हमारे यहाँ पॉपुलेशन। अगर हम क्रिटिकल लिंक की बात करें तो लिंक वर्ड से ही समझ में आता है कि ये लिंक वर्ड क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि हमें कि ये स्पीशीज कहीं ना कहीं एक मेडिएटर का काम कर रही है इन्हीं दो स्पीशीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यहाँ पर ये दो स्पीशीज है, तो इन स्पीशीज में अब ये दो स्पीशीज जो हैं जिनमें से एक डिफाइंड है कि वो लिविंग ही होनी चाहिए, क्योंकि हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो वो डिफाइन है कि एक जो फैक्टर है वो हमेशा लिविंग ही होगा और जो दूसरा फैक्टर है दैट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, वो दोनों हो सकते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में जो क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है वो एक एसेंशियल लिंक की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? एसेंशियल लिंक की तरह काम करती हैं। और यही एसेंशियल लिंक जो होगा इन दोनों के बीच में वो जनरेट करने वाली स्पीशीज कौन होगी? क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आई होप आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले एक माइकोराइजा। किसके एग्जांपल ले रहे हैं? माइकोराइजा। आपको पता है कि माइकोराइजा की अगर बात करें तो आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा हुआ है, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई प्लस हायर प्लांट रूट। हायर प्लांट्स की रूट और फंगस के बीच में एक एसोसिएशन है जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखें तो सपोज मेरे पास यहाँ पर ये एक प्लांट है, एक ट्री हमने लिया। अब इस ट्री की ये रूट्स हैं, हमने कहा ये इसकी क्या है? ये इसकी रूट्स है। अब इन रूट्स पे क्या होगा है, और इस रूट पर ये जो यहाँ पर हमने कहा ये रूट है और ये रूट के ऊपर प्रेजेंट है फंगस। क्या बना दिया हमने? ये फंगस। क्लियर? चलिए ये है फंगस, ये है हमारा ट्री एंड फाइनली ये है हमारी रूट्स। चलिए अब आपको पता है ये फंगस काम क्या करती है यहाँ पर? इस फंगस का यहाँ काम क्या है? ये फंगस सोयल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके क्या करेगी? इस ट्री को, इन रूट्स को प्रोवाइड करेगी। क्या काम कर रही है? सॉइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके इन ट्री को प्रोवाइड कर रही है। तो इट मींस ये इन दोनों में से अगर हम यहाँ पे फंगस को रिमूव कर दें तो इसको मिनरल्स कौन देगा? मिनरल्स देने के लिए कोई भी नहीं है। तो इट मींस यहाँ पर ये जो फंगस है वो एक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज की तरह काम कर रही है। क्लियर? अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे है सन। क्लियर? अब सन जो है क्या कर रहा है? अपनी रेज दे रहा है ट्री को, ट्री फोटोसिंथेसिस कर रही है और फंगस को खाना प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर ट्री की बात करें और ट्री ना हो, इन फंगस और सन के बीच में ये ट्री क्या काम कर रहा है? यहाँ पर ये ट्री जो है वो एक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर ट्री नहीं होगा तो फंगस को खाना कौन प्रोवाइड करेगा? फंगस को खाना प्रोवाइड करने वाला कोई भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से हमें समझ में आया कि क्रिटिकल लिंक स्पीशीज
स्पीशीज, हमने इसको क्रिटिकल क्यों बोला? क्रिटिकल इसलिए बोला क्योंकि उसके बिना इन दो चीजों का सर्वाइवल मुश्किल है। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, हमने क्या कहा था कि अगर हम कीस्टोन स्पीशीज को रिमूव करते हैं तो वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहां पे भी हमने इस चीज की बात की, और यहाँ पे भी हमने कहा कि अगर हम क्रिटिकल लिंक स्पीशीज को रिमूव कर देते हैं तो इसको रिमूव करने से भी वहां की स्पीशीज सर्वाइव नहीं करेंगी, सर्वाइवल में मुश्किल होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्या चीज है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में रिमूव कर रहे हैं, दोनों में स्पीशीज का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो कीस्टोन स्पीशीज है वहां पर जो है नंबर ऑफ स्पीशीज की बात कर रहे हैं, वहां पे किसी एक स्पीशीज की नहीं है। अगर हम कीस्टोन स्पीशीज को रिमूव करते हैं तो जो डिस्ट्रॉय होंगी वो नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी, वहां पर रहने वाली जितनी स्पीशीज है पूरा इकोसिस्टम सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर हम क्रिटिकल लिंक की बात करें तो वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहा है। जैसे हम ये एग्जांपल लें तो अगर हम यहाँ से फंगस को रिमूव कर देते हैं तो सिर्फ इन ट्रीज को मुश्किल आएगी, बाकी इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज पे वर्क करता है, ये पर्टिकुलर स्पीशीज पे अफेक्ट करता है, और कीस्टोन नंबर ऑफ स्पीशीज पर अफेक्ट करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करना रह रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी पढ़ा ये सिम्बायोसिस शो कर रहे थे। सिम्बायोसिस मतलब जहां पर दो ऑर्गेनिज्म जो दोनों को बेनिफिट हो, जैसे फंगस है तो वो मिनरल न्यूट्रिशन अगर इसको दे रहा था तो ये इसको फूड दे रहा था, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा था, तो इसमें सिम्बायोटिक वर्क कर रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो हम यूजुअली यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि जितनी भी सिम्बायोसिस है वो सारे के सारे क्रिटिकल लिंक की तरह काम करते हैं, बट हर एक क्रिटिकल लिंक सिम्बायोसिस नहीं है, मतलब वाइज एंड वर्सा इज नॉट ट्रू। सो दिस इज अ मेजर पॉइंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है और अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ और डिस्कस होना चाहिए या कोई और टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।